Good afternoon to all the dearest one of class 11th या और भी दूसरे 12th के या ड्रॉपर या कोई भी बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं और अपन की जर्नी में साथ साथ अपन सब चल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जर्नी में। अब आपको ये बताया जा रहा है कि ये जर्नी बिल्कुल एंड पे हो रही है। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि अपन ने एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स वाला टॉपिक कवर किया था, जिसमें आपको याद है कि आपने देखा था कि हाइड्रोजन एटम जो था उसकी एनर्जी डिपेंड करती थी सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। इसीलिए उसकी जो ऑर्डर ऑफ एनर्जीज था वो 1s था लेसर देन 2s विच इज इक्वल टू 2p। s और p का शेप अलग है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंट शेप उनका एनर्जीज बराबर थी क्योंकि वो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा था। फिर लेसर देन 3s विच इज इक्वल टू 3p विच इज इक्वल टू 3d, और इस तरह से ये पूरा चलता जा रहा था। तो ये हमने देखा था एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन का। फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का आपने देखा कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, साथ में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे भी एनर्जी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की डिपेंड करती है। और फिर हमने ये बताया था कि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन की। लेकिन इसके अंदर जो आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, उसके अंदर दो तरह की फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन एंड रिपल्सिव फोर्सेस हैं अमंग द इलेक्ट्रॉन्स। जितना एटॉमिक नंबर हम बढ़ाते जाएंगे उतनी ही आप देखेंगे कि एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ाओगे प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर उतना ही अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा आएगा। और लेकिन बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें हम कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वो शील करते हैं न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन से। और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों हैं, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं, इसलिए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम भी स्टेबल है। तो ये सब हमने पढ़ा था, मैंने आपसे कहा था कि आप एक दफ़ा रिवाइज भी कर लें। आज जो हमारी क्लास है उसी का लास्ट पॉइंट पढ़ना है अपन, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स का, बट वो अलग से थोड़ा टॉपिक था तो मैंने इसलिए उस दिन नहीं पढ़ाया था, टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे n+l रूल। तो 15 पॉइंट आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, उसको आप लिखेंगे, सब लोग मेरे साथ लिखेंगे n+l रूल। अब आप सब जानते हैं कि n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और l यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है। तो n+l रूल, ये काय के लिए रूल पढ़ रहा हूँ, ये भी सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं, मतलब दिस रूल इज ऑल्सो फॉर टू नो द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पर अपन यही लिख रहे हैं n+l रूल में, दिस रूल is to know the energies of orbitals। ठीक है, सो दिस रूल इज टू नो द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। ये रूल किस लिए है, ताकि ऑर्बिटल्स की एनर्जीज को मतलब हम लोग मेजर करें। अब इस रूल के अकॉर्डिंग इसमें दो पॉइंट हैं, आप लोग पहले मेरे साथ पॉइंट नंबर ए सब लोग लिखेंगे। पॉइंट नंबर ए वी विल बी राइटिंग टुगेदर, लोअर द वैल्यू ऑफ n+l। अभी अब एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, रूल लिख लो पहले। लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल, लोअर इज इट्स एनर्जी। ठीक है, लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल, लोअर इट्स एनर्जी। जितना n+l की जैसे दो ऑर्बिटल हैं जिसमें n+l का वैल्यू कम आ रही है, वो उसकी एनर्जी ज़्यादा कम है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, 3s देखो आपके पास है और 3p है ना। अपन ने पता था ये नंबर n डिनोट करते हैं और ये नंबर हमारा सब शेल, और हमने ये भी बता चुके हैं, ये सबको रटा हुआ होगा कि L0 जो है वो s होता है सब शेल, L1 जब होता है तो p होता है। फिर से रिवाइज कर लो क्योंकि ये पूरे टाइम आता रहता है। L2 जो होता है वो d होता है, और L3 जो होता है आपका वो f होता है ना। तो अगर 3s ले रहे हैं तो n आपका 3 है और L 0 है, तो n+l में 3 आ रहा है। ऐसे आप जब 3p ले रहे हैं तो n आपका 3 है और l आपका 1 है, तो 3 + 1 ये आपका 4 आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा सम ऑफ n+l किसका कम है, 3s का, 3p से सम ऑफ n+l कम है। इसका मतलब है कि 3s की जो एनर्जी है वो 3p से कम है। तो दिस इज द कंक्लूजन दैट 3s इज ऑफ लोअर एनर्जी देन 3p। तो ये आपका पहला वाला रूल हो गया। तो पहला रूल आपका क्या था कि लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल, लोअर इज इट्स एनर्जी।
and we have taken 3s and 3p. So the conclusion is that 3s has lower energy than 3p. तो आप जल्दी से ये एग्जाम्पल डाल दें अपनी कॉपी में ताकि अपन आगे वाली एग्जाम्पल पे चले जाएं। सेकंड n प्लस एल रूल का जो सेकंड रूल है, ये दो रूल में डिपेंड, मतलब n प्लस एल दो रूल हैं इसके, a और b। सेकंड कह रहा है इफ टू ऑर्बिटल्स, लिखें आप साथ मेरे, इफ टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल। अब इत्तेफाक ऐसा है कि दोनों ऑर्बिटल का जो n प्लस एल का वैल्यू है सेम आ रहा है, दोनों का 3 आ रहा है या दोनों का 4 जो भी आ रहा है, तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव द लोअर एनर्जी। वो ऑर्बिटल जिसका n की वैल्यू कम है, जिस ऑर्बिटल में n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी जो है वो लेस होगी। तो इफ टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l, द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव द लोअर एनर्जी। अब इसका मैंने एग्जांपल देखो कितना बढ़िया दिया अपन ने एग्जांपल इसका, देखो आप इसका आपने 3s एंड 3p, 3s एंड 2p ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर। 3s के अंदर अगर आप n प्लस एल निकालेंगे तो आप देखेंगे कि n आपका 3 आ रहा है और l आपका 0 आ रहा है, तो n प्लस एल आपका 3 आ रहा है। और अगर आप 2p में निकालेंगे तो आप देख रहे हैं n आपका 2 आ रहा है और l आपका 1 आ रहा है, तो l प्लस 1 कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है। तो दोनों का n प्लस एल सेम आ रहा है। हाउ वी डिस्टिंग्विश और हाउ वी डिफ्रेंशिएट दैट विच वन हैविंग द लोअर एनर्जी? तो हम इसमें देख रहे हैं कि n की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पर n 2 है 3 से कम, तो 2p इज ऑफ लोअर एनर्जी देन 3s, मतलब 2p की जो एनर्जी है वो लेस है किसके मुकाबले में? 3s के मुकाबले में। तो ये आपके दोनों जो रूल हैं, ये दोनों रूल आपका कंप्लीट होके n प्लस एल रूल आते हैं आपके, कि अगर आपके पास, फिर से मैं रिवाइज करवा रही हूँ n प्लस एल रूल, कि अगर आपके पास दो ऑर्बिटल्स हैं तो हमें चेक करना है किस ऑर्बिटल्स की एनर्जी लोअर है। तो हम देखेंगे जिस ऑर्बिटल में n प्लस एल कम है, सम ऑफ n प्लस एल यानी प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर कम है, उसकी एनर्जी कम है। बट इफ सपोज ऐसा टाइम आ जाए कि n प्लस एल दोनों के सेम है, n प्लस एल अगर दोनों के सेम है तो फिर कौन सी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी? जिसकी n की वैल्यू कम है ना। 3s में n 3 है और 2p में n 2 है, तो 2p इज लोअर इन एनर्जी देन 3s। So this is n plus l rule. Now the topics which we will cover today, all the topics are very much important, please keep in mind. जैसे n plus l rule थ्योरी एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में अगर आता है तो 2 नंबर का आ सकता है, और कॉम्पिटिटिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको खुद पता है कि जो पढ़ा रहे हैं इसमें से कोई सा भी आ सकता है। मतलब थ्योरी अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे ही आपका बन जाएगा। अब आप जो आ रहा है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं ये सारे रूल्स जो बचे हैं, आप हेडिंग डालेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। ये हेडिंग आपकी होगी फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम कर दो, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम, ठीक है। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम, एटम के अंदर ऑर्बिटल्स को कैसे भरते हैं, किस तरह से भरते हैं। जैसे अगर अपने पास एक ट्रेन होती है तो ट्रेन में सीट्स दी जाती है ना, तो भरते हैं उसमें, मतलब लोगों को भरना शुरू करते हैं। एरोप्लेन में कोई जा रहा है एरोप्लेन में तो उसमें सीट्स को फिल करते हैं। एक टाइम आता है जब कहा जाता है नहीं ऑल द सीट्स आर फिल्ड। ऐसे ही अगर हमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरना है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? एटम्स में, ऑर्बिटल्स में जाएंगे, है ना। तो अपन ने जो 9th क्लास में पढ़ते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर सुना हो कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, उसमें आपको याद है कि पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, इस तरह से अपन भरते थे। ऐसे ही यहाँ पर जब आप भरोगे तो अब आपने तो अब शेल भी देख ली, सब शेल भी देख ली, ऑर्बिटल भी, हर चीज़ आपने पढ़ ली है। तो अब आप उनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और एक नया पैटर्न अपन फॉलो करेंगे। तो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम में आप एक लाइन 2 लाइन मेरे हिसाब से जो मैंने दी है वो लिख लो, फिर मैं अपन एक एक करके समझाते हैं। लिखिए आप, द फिलिंग of electrons into the orbitals of different atoms, the filling of electrons into the orbitals of different atoms takes place according to of Bohm principle, Pauli, Hertz and energies of orbitals. Like if suppose आपको ये चारों चीजें पता हैं तो आप इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में बहुत सिस्टमैटिक वे में भर दोगे। तो क्या लिखा है? द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन का भरना ऑर्बिटल्स में
अलग अलग एटम्स के कैसे होता है, किस किस कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं, ऑफ बॉम प्रिंसिपल फॉलो होता है, पॉली प्रिंसिपल फॉलो होता है, हॉर्न्स रूल फॉलो होता है, और एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ेंगे और अभी भी मैंने रिवाइज करवाई है, यानी n+l रूल के अकॉर्डिंग ऑल द 15 पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस्ड. So this is if we follow all this, we can fill the electrons in the particular orbital. So we will take one by one now. The first one we are taking is of Bohm principle. So what is the first one which I am taking? जो पहला मैं ले रही हूँ वो है मेरा of Bohm principle. यहाँ बहुत स्पेशल बात है जो आपको बहुत समझना है. नॉर्मली कोई भी प्रिंसिपल जो होता है वो साइंटिस्ट के नाम से होता है, जैसे थॉमसन मॉडल, साइंटिस्ट थॉमसन, जे थॉमसन ने बनाया था, रदरफोर्ड, श्रोडिंगर, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, है ना, सब नामों से होते हैं. लेकिन ऑफ बॉम प्रिंसिपल जो है, रिमेंबर ऑफ बॉम इज नॉट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. ऑफ बॉम साइंटिस्ट का नाम नहीं है. ऑफ बॉम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल. जैसे अपन कोई घर बनाते हैं, आपको पता है जब कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग होती है, तो नीचे से घर ऊपर बनता है. ऐसा नहीं होता कि पहले रूफ डल गई फिर घर बन रहा है. अपन पहले नीचे मतलब ईंटें रखते हैं थोड़ा थोड़ा करके, फिर अपन दीवारें बनाते हैं, फिर अपन छत डलती है काफ़ी आगे जाके. तो ऐसे ही बिल्डिंग अप, अब घर बनाने के लिए बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल पता होना चाहिए. ऐसी इलेक्ट्रॉन को एटम में डालने के लिए हमें बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किस तरह से भरेंगे और क्या मतलब क्या पैटर्न फॉलो करेंगे. ठीक है, तो अब आप ये दो लाइन जल्दी से लिख लो. ऑफ बॉम इज नॉट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट बट इट इज अ ग्रीक वर्ड, मीन्स बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल. एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, अकॉर्डिंग टू मी today's lecture is the most important lecture of full chapter which I told you. You know the reason? पहले तो एग्जाम में बहुत बहुत आता है, इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्कूल लेवल पे, साथ में ये सारा आगे कंटिन्यू हो रहा है आगे वाले चैप्टर्स में. ठीक है, अब अपन ले रहे हैं ऑफ बॉम प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा है, इसका हम डेफिनेशन ले रहे हैं. अभी हमने सिर्फ मतलब बताया था कि ऑफ बॉम का मतलब क्या है. अब डेफिनेशन एक काम करते हैं, अपन सब लोग डेफिनेशन एक साथ लिख लेंगे ताकि जैसे ही खत्म हो डेफिनेशन अपन लोग समझाना शुरू कर दें. ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे मेरे साथ साथ. इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट इसलिए कहा बेटा क्योंकि नॉर्मली कोई भी चीज़ ग्राउंड स्टेट में ही होती है ना, एक्साइटेड स्टेट में नहीं होता. इलेक्ट्रॉन नॉर्मली एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करी है तो अपने घर में बैठा हुआ है, फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट में बैठा है जहाँ भी उसका घर है. तो इन ग्राउंड स्टेट द फिलिंग ऑफ electrons in the orbitals, the filling of electrons in the orbitals is according to increasing energy. ठीक है, means from lower energy, means from lower energy to higher energy, lower energy से higher energy तक. So what is the definition? Again I'll repeat, you continue writing. In ground state the filling of electrons in the orbitals is according to increasing energy, that is from lower energy टू हायर एनर्जी. हमेशा जब अपन भरते हैं इलेक्ट्रॉन तो उन ऑर्बिटल में पहले भरते हैं जिनकी एनर्जी कम है, फॉलोड बाय द ऑर्बिटल्स हैविंग हाई एनर्जी. ओके, सो कंटिन्यू राइटिंग फास्ट. इन ग्राउंड स्टेट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स इज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी, दैट इज फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी. अब इस रूल को का कंस्ट्रक्शन करना है मुझे, कंस्ट्रक्शन करके वो देना है मुझे, मतलब आपको एक डायग्राम दूंगी. उस डायग्राम से आप बहुत ही बढ़िया समझ जाओगे कि इलेक्ट्रॉन किस में पहले आएगा फिर किस में आएगा, मतलब एनर्जी किसकी सबसे कम है फिर ज़्यादा होते होते अपन को पता चलेगा ये. लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा सा एक रिवाइज करवा रही हूँ, एक चीज़ जो आप भूल नहीं गए हो. जैसे अभी तो मैंने रिवाइज करवा दिया था कि एल अगर 0 है तो एस सब शेल है, L1 है तो P सब शेल है, L2 है आपका तो D सब शेल है, और L3 है आपका तो F सब शेल है. ये तो आपने अभी देख लिया था. बट इसी के साथ साथ आपको ध्यान में रखना है एक चीज़ और, अपन को ध्यान में रखना है. वो क्या चीज़ है अपनी,
कि आपको याद होगा कि एस सब शेल के अंदर सिर्फ 1 s ऑर्बिटल थी। याद है आपको ये बात? एस सब शेल में सिर्फ एक s ऑर्बिटल थी और एक ऑर्बिटल में अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो उसमें अपन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। याद है? ये पहला पढ़ाया था मैंने। सेकेंड मैंने पढ़ाया था कि पी सबशेल, ये सबशेल है यानी इनके अंदर अपन ने पढ़ा था कि 3p ऑर्बिटल्स होती हैं जिनमें हर ऑर्बिटल में 6, एक में 2 तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। फिर आपने पढ़ा था डी के अंदर, आपको याद है कि 5d सबशेल में 5d ऑर्बिटल्स होती थी और उसमें अपन 10 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। और आखिर में अपने पास f था, f सबशेल में 7f ऑर्बिटल्स भरेंगे जिनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 14। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें मतलब एक से कनेक्टेड हैं। अगर एक आता है तो दूसरा आता है, एक नहीं आता तो दूसरा भी नहीं आता हमें, है ना? तो इस तरह से अब हम आपको एक बहुत बढ़िया डायग्राम बना के बता रहे हैं। आपके पास लाइन्स हैं आपकी कॉपी में तो आपका बहुत अच्छा बनेगा। आप डायग्राम बनाते टाइम फॉलो करना एक चीज़ कि जैसे आपकी जो वर्टिकल लाइन आ रही है ना पूरी, तो ऊपर से नीचे आपकी वर्टिकल लाइन में आए, ऐसे जिगजैग मोशन में नहीं लगाना। जैसे क्या बता रही हूँ अभी, एक मिनट नहीं बनाओ, आप देख लो पहले। जैसे ये 1s है क्योंकि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सबशेल होती है, एस सबशेल, ये आपको पता है। फर्स्ट शेल कंटेन ओनली 1 सबशेल दैट इज एस। सेकेंड शेल में याद करो एस और पी होता है, याद है? 0 to n-1 से समझ में आ गया था अपन को। थर्ड शेल में 3 होती हैं, एस पी और डी, और फोर्थ शेल में 4 होती हैं, एस पी डी एफ। यहाँ तक पता है? और उसके बाद तो फिर एस पी डी एफ चलती जाती हैं, जी अभी डिस्कवर हुई नहीं है। तो फर्स्ट शेल ओनली कंटेन 1 सबशेल दैट इज एस। अब ये जस्ट इसके नीचे की मैंने बोला, ऐसे इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं, बिल्कुल जस्ट इसके नीचे लगाओगे तो डायग्राम बिल्कुल सही आएगा। सेकेंड शेल में आपके पास एस सबशेल है और पी सबशेल है, तो सेकेंड शेल कंटेन 2 सबशेल्स एस एंड पी। थर्ड कंटेन 3s, 3p और 3d। तो थर्ड शेल जो है आपकी उसमें 3 सबशेल हैं, एस पी और डी। फोर्थ शेल में आपके पास 4s, 4p, 4d और 4f, क्योंकि फोर्थ शेल में चारों सबशेल हैं। फिर फिफ्थ में भी लगाएंगे अपन 5s, 5p, 5d और 5f। ठीक है बेटा? फिर सिक्स में 6s, 6p, 6d। 6f अभी डिस्कवरी नहीं हुई है, अभी कोई 118 जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स हैं उनके अंदर 6f में भरने की जरूरत नहीं पड़ रही। और आखिरी अपन 7 तक है, 7th पीरियड के बाद तो कोई पीरियड ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये नंबर पीरियड नंबर भी है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये शेल है और ये पीरियड नंबर भी है। तो 7s और 7p बस, 7d कुछ नहीं होता है, 7f भी कुछ नहीं होता है। ये डायग्राम जैसे मैंने बनाया है, क्योंकि विदाउट लाइन है, थोड़ा सा मेरी इधर आ गई, आपकी बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल आना चाहिए ऐसा। ये तो पूरा वर्टिकल है मेरा, ये भी बढ़िया वर्टिकल है, ये भी मेरा वर्टिकल है। तो आप पहले आपको जो कॉपी में करना है, क्योंकि अगर ये आपको आता है तो आपको हर ऑर्बिटल की एनर्जी पता है कितनी है, और आप बहुत बढ़िया जब अपन अगले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ेंगे तो आप बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ जाओगे और पूरा कर लोगे। तो अब देखो, लेट अस टेक एन अदर पेन टू डिपिक्ट दिस। आई एम टेकिंग सपोज दिस पेन। अब देखो ध्यान से, अब जो मेरे एरोज बन रहे हैं बुक में जैसे यूं करके बने हैं, मैं उनको यूं करके नहीं बना रही बुक, जैसे मैं तो ऐसे बना रही हूँ। जैसे ये 1s है तो मेरे तरह बनाओ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ इसका मतलब। 2s, फिर जहाँ जहाँ मेरा एरो जा रहा है बस वहीं जाना चाहिए, 2p और 3s में। फिर मेरा जा रहा है 3p और 4s में। फिर मेरा 3d, 4p और 5 वहीं तक ले जाना, हर कहीं नहीं ले जाना। 4d, 5p और 6s, 4f, 5d, 6p, 7s और 5f, 6d और 7p। ठीक है? इस तरह से आप एरोज बना लेंगे इस डायग्राम में, इस तरह से एरोज बनेंगे। और बुक में क्या कर रहे हैं उन्होंने, इस एरो को ऐसे करके जोड़ दिए हैं यूं करके, वो मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसलिए मैंने ऐसे एरो बनाए हैं ताकि बहुत ही सिंपल वे में आपको अच्छा लगे और सिस्टमेटिक लगे। अब ये जो एरोज हैं इनको सिखा रही हूँ मैं कि कैसे याद करना है। ये जो सबसे पहले एरो है ना, ये 1s की एनर्जी सबसे कम है। जैसे अगर कोई पूछे द लीस्ट एनर्जी orbital, the least energy orbital is 1s। ठीक है? सबसे कम एनर्जी जिस ऑर्बिटल की है वो 1s है। फिर आप देखो, मैं आपको ऑर्डर लिख के बता रही हूँ। 1s लेसर साइन है एनर्जी का, ये एनर्जी का ऑर्बिटल्स की एनर्जीज का है ये हाइड्रोजन एटम के अलावा। हाइड्रोजन एटम में तो आपको पता है 1s लेसर देन 2s इक्वल टू 2p,
लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी फिलिंग है वो इस तरह से है, 1s सबसे कम, फिर देखो एरो कहाँ गया 2s, फिर आपका एरो 2s है तो 1s के बाद कौन है 2s, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में भरा जाएगा फिर 2s में। और आपको ये भी बता दिया s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं भर सकते, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते। और एक बात और समझा दूं मैं आपको पहले ही, अभी अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं पढ़ा है बट पहले ही बता दूं, जैसे ये 1s है, इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरना तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ऊपर ऐसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ऊपर देते हैं अपन। अब 2s के बाद आप देखो आपका एरो कहाँ जा रहा है, आपका एरो 2p, पहले यहाँ शुरू होगा एरो 2p फिर 3s, तो इसके बाद जो एनर्जी है 2p की है देन 3s है ना। फिर आप देखोगे अगर तो फिर आप देखो यहाँ 3p फिर 4s, तो फिर 3p आ रहा है और फिर आपका 4s। अब यहाँ जगह नहीं है तो अपन यहाँ लिख देंगे, आपके पास अगर लाइन लंबी हो तो आप पूरे में लिख देना। 4s के बाद आप देखो किसकी एनर्जी है 3d की एनर्जी आ रही है, उसके बाद वो उससे लेसर कौन है 4p, उससे लेसर कौन है 5s। और इस तरह से मैं एरोज को देख देख के लिखती जा रही हूँ, आपको भी लिखना है तो लिखते जाएं जल्दी जल्दी। उसके बाद आपका 6s है, 6s के बाद आपका 4f है, देन यू हैव 5d, देन यू हैव 6p एंड देन यू हैव 7s, फिर लास्ट बची है 5f विच इज लेसर देन 6d विच इज लेसर देन 7p। तो अगर जैसे आपने ये लिखा है कि द लीस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इज 1s है ना, ये लिखा है तो ना लीस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सी है बेटा 7p। तो अपन ये अलग उससे लिखते हैं, द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इज कौन सी है, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इज 7p। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन के भी आ सकता है कि हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सी है, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सी है। तो ये आपने पूरा कर लिया है। अब आप पूरा डायग्राम बहुत अच्छी तरह बना लें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शुड बी वेरी करेक्ट। एंड ये वाला जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये भी लिख लें, ऐसे ये भी आपको जो मैंने लिखा है ये बॉक्सेस में भरे हैं, ये आप छोटे छोटे बॉक्सेस में भर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आई एम गिविंग यू 1 or 2 minutes ओनली, यू हैव टू फिनिश द लाइन विच इज गिवन टू यू। आई होप कि आपने खत्म कर लिया होगा, आपका ये कंप्लीट हो गया होगा। तो ये दफा और से रिवाइज करवा रही हूँ मैं ऑफ प्रिंसिपल। तो ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑफ प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स को एटम में भरना है तो उनको आपको भरना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी लोअर एनर्जी से लेके आपको हायर एनर्जी पे जाना है। जो ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फॉलोड बाय द ऑर्बिटल हैविंग हाई एनर्जी। तो ये इस तरह से आप डेफिनेशन याद करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर दैट ऑफ इज नॉट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इट इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल। अब इसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल है वो, उसका नाम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या नाम है, पॉली एक साइंटिस्ट है, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, डोंट वरी कि ये क्या है, ये साइंटिस्ट का नाम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी मैंने क्वेश्चन में दिया है एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन देना चाह रही हूँ। डेफिनेशन से पहले मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ये पॉली वाला प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि एक ऑर्बिटल अगर है हमारे पास तो एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते विद अपोजिट स्पिन। ये बात आपको याद है इस तरह, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का अगर स्पिन +½ है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, यानी उसकी स्पिन क्या शो करेंगे अपन -½ तो इस तरह से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपका बहुत बढ़िया है। उसकी 2 डेफिनेशन है, पहले मैं एक डेफिनेशन लिखवाऊंगी, उसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा, पहले आप मेरे साथ साथ लिख लो। No two electrons in an atom, no 2 electrons in an atom can have the same set of all the 4 quantum numbers। ये भी बड़ा अच्छा डेफिनेशन है ये वाली, ये अभी समझ में इतनी नहीं आ रही लेकिन अभी आ जाएगी जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो no 2 electrons in an atom can have the same set of all the 4 quantum numbers। मतलब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर एटम में ले रहा हो तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, उनका n
सेम हो सकता है, उनका L सेम हो सकता है, उनका M सेम हो सकता है, लेकिन उनका S नहीं होगा, क्योंकि एक का अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन है तो दूसरे की स्पिन कहाँ होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक तो डेफिनेशन ये हो गई। एक और डेफिनेशन मैं आपको लिखवाऊंगी, वो इसी से आ रही है दूसरी डेफिनेशन आपकी। दूसरी डेफिनेशन अपन लिख रहे हैं, एन ऑर्बिटल कोई सी भी एक ऑर्बिटल जो होती है, एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है अपोजिट स्पिन होगी। और आपको डेफिनेशन मैंने पहले भी बताया था कि डेफिनेशन बिल्कुल आपको जो मैं दे रही हूँ उसी तरह से, उसी लैंग्वेज में होना चाहिए डेफिनेशन, जब भी उसके नंबर मिलेंगे। अगर डेफिनेशन में आपने अपने हिसाब से करने लगे ना तो उसके नंबर थोड़े मिलना मुश्किल होंगे। तो प्लीज रिमेंबर, एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। मतलब अगर उसकी एक का स्पिन अगर ऐसा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का स्पिन नीचे ही जाएगा। ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, लेकिन स्पिन मतलब अगर किसी ने ऐसा भर दिया, एक की स्पिन यूं है और एक की है, तो ये नेवर पॉसिबल, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा रिपल्शन होगा और इलेक्ट्रॉन और एटम कोलैप्स हो जाएगा। एटम का, पूरी दुनिया अपन की एटॉमिक स्पीशीज है, पूरी दुनिया की जो कहानी चल रही है वो सिर्फ स्टेबिलिटी पे चल रही है। और अगर जरा भी स्टेबिलिटी में कहीं प्रॉब्लम आ गई तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगी। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो ये क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको पहली डेफिनेशन बताएगा बहुत अच्छा। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। 2 इलेक्ट्रॉन एटम में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उनके अंदर चारों क्वांटम नंबर सेम है। अब आप क्वेश्चन डालो, ये क्वेश्चन पढ़ के पूरा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट डेफिनेशन, प्लीज ऑल ऑफ यू राइट डाउन द क्वेश्चन। व्हाई पॉली प्रिंसिपल इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? व्हाई पॉली प्रिंसिपल इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? पॉली प्रिंसिपल को हम एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज गिवन द नेम एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? ठीक है, अब इसका हम बताते हैं आपको अभी, 1 मिनट। इसका मतलब देखो, इसको अपन एक एग्जांपल से, जब भी ये क्वेश्चन आता है बेटा तो आपको ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन पहले डालना है कॉपी में। मतलब ये डेफिनेशन डालना है, व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बिकॉज करके, ये फर्स्ट डेफिनेशन है ना। तो यहाँ पर मैं हल्का सा लिख नहीं रही डेफिनेशन फिर से, बिकॉज ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। यहाँ पर मैं फर्स्ट डेफिनेशन लिख रही हूँ ताकि आप उसको फर्स्ट डेफिनेशन लिख देंगे इसके अंदर कि व्हाई पॉली प्रिंसिपल इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यू कैन राइट द फर्स्ट डेफिनेशन, देन यू हैव टू डिपिक्ट विद एन एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल? जैसे फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन डाल के अपन लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, फॉर एग्जाम्पल 2 इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर रह रहे हैं? हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में है। फर्स्ट शेल में आप जानते हो सिर्फ एस सब शेल होती है। इन फर्स्ट शेल मीन्स इन कहां पर? एस सब शेल। फर्स्ट शेल के अंदर हमारे पास एस सब शेल होती है। तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में यानी एस सब शेल में, विच कंटेन, अपन ये भी जान रहे हैं कि एस सब शेल में ओनली 1 एस ऑर्बिटल होती है ना, विच कंटेन ओनली 1 एस ऑर्बिटल। तो इतनी बात मुझे समझ आ गई तो मैं बहुत खुश हो गई कि भाई मुझे इतना पता है कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में हैं, और फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होती है जिसका नाम है एस सब शेल, और एस सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होती है जिसका नाम है एस ऑर्बिटल। यहां तक मैं पूरा समझ गई। अब न्यू लाइन से मैं लिखूंगी फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है मेरा तो मेरे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में मैं क्या लिखने वाली हूं? फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू मेरी 1 ही आएगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, और सब शेल मेरी एस है। तो एस के अंदर मैं जानती हूँ L 0 होता है, और मैं ये भी जानती हूँ अगर L 0 है तो M की वैल्यू भी 0 होगी, ओनली 1 ऑर्बिटल। और इसमें मेरा S जैसे आ जाएगा सपोज +½ मेरा जो पहला इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, जिसको मैंने S = +½ से समझा दिया। अब मेरा आ रहा है सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और जो मेरा सेकेंड इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसी शेल के अंदर और इसी ऑर्बिटल में, वो जो मेरा सेकेंड इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका भी n तो 1 ही होगा, क्योंकि शेल तो सेम ही है, सब शेल भी सेम है।
है ना, ऑर्बिटल भी सेम है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा, उसका जो ओरिएंटेशन होगा स्पिन का, वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी वो क्या हो जाएगा, -12। अब आप देखिए कितनी बढ़िया डेफिनेशन आपकी जो पहली वाली डेफिनेशन दी गई थी, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल दी 4 क्वांटम नंबर सेम, दे कैन हैव n l m सेम बट h शुड बी डिफरेंट। यहां पर अपन ये लिख सकते हैं n l m कैन बी सेम, n l m कैन बी सेम बट s इज डिफरेंट, लेकिन s जो है वो डिफरेंट होगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा अगर, तो दूसरा कहाँ होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये बहुत बढ़िया आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ये सब चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर से कह रही हूँ, स्टार्टिंग में भी मैंने कहा है, अभी भी कह रही हूँ कि ये सारे रूल जो आप पढ़ रहे हो, n+l रूल पहला, सेकेंड आपने अवॉम प्रिंसिपल पढ़ा जो कि कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल था, जिससे हमें मेन पता चला कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जीज हैं ऑर्बिटल्स की, ये किस तरह से जा रही है ना, ये अपन को पता चला कि एनर्जीज जो ऑर्बिटल्स की हैं, हमें पता चल गया कि सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की है, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो 7p की है। पूरा जो आपका डायग्राम है ये आपको रटा होना चाहिए। जिस बच्चे को ये डायग्राम पूरा रटा है, मतलब डायग्राम रटा नहीं समझ के कि कैसे इसको कर रहे हैं, तो वो कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे किसी ने कहा कि एटॉमिक नंबर 40 का लिखो, यहाँ से फॉलो करेंगे और लिख देंगे फटाफट, वो अपन अगली लेक्चर में बताएंगे, पहले रूल सारे क्लियर हो जाए। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। ये प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे आप HUNDS, हॉन्ट्स रूल, हॉन्ट्स कहते हैं इसे, HUNDS, हॉन्ट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हॉन्ट्स रूल ऑफ, हॉन्ट्स एक साइंटिस्ट था, ये भी साइंटिस्ट ही था, ये कोई कंस्ट्रक्शन नाम नहीं है इसका, हॉन्ट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके अंदर आप पहले लिख लें 2 लाइन जो मैंने लिखी है, फिर अपन डेफिनेशन और समझाएंगे। दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, this rule deals with the filling of electrons into the orbitals. This rule deals with the filling of electrons into the orbitals belonging to the same subshell। बढ़िया लाइन है ये सबसे मेन लाइन है, belonging, यहां से belonging to the same subshell, मतलब ये रूल सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन्स को वहां भरने के लिए है उन ऑर्बिटल में जिनकी, जो कि सेम सबशेल की होती है। और आपको ये बात पता होना चाहिए, जो ऑर्बिटल सेम सबशेल की होती है उनकी एनर्जी भी इक्वल होती है, मतलब ब्रैकेट में दैट इज ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल है। तो ये रूल किसके लिए है, ये एक पर्टिकुलर रूल है, एक पर्टिकुलर केस के लिए है। ये रूल किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए है उन ऑर्बिटल्स में जो कि एक ही सबशेल को बिलोंग करती है, यानी जैसे p सबशेल है, px py pz, उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, जिनकी एनर्जी सेम है, या d dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन अपन लेंगे, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे सब मेरे साथ न्यू लाइन से, नो पेयरिंग, no pairing of electrons, no pairing of electrons in the orbitals, no pairing of electrons in the orbitals belonging, in the orbitals belonging to the same subshell। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके अगर डेफिनेशन में सेम सबशेल नहीं तो डेफिनेशन में 0 मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन भरने का है जहां जिनका सेम सबशेल को बिलोंग कर रही हैं। तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल टेक्स प्लेस until, यहां तक के until all the orbitals, until all the orbitals of a given subshell contain 1 electron each, contain 1 electron each। ये मैंने पूरा लिख दिया है,
पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से इसको डिपेक्ट करूंगी। ओके, सो स्टार्ट राइटिंग, इन्वर्टेड कॉमा खोल लीजिए आप, स्टार्ट राइटिंग। नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, वो ऑर्बिटल जो सेम एक ही सबशेल को बिलोंग करती हैं, बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, नो पेयरिंग of electrons in the orbitals belonging to the same subshell takes place until all the orbitals of a given subshell contain one electron each, contain one electron each। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये बहुत, ये बताएं, ये सारे रूल जो है नेचुरल रूल है, जो दुनिया में नेचुरल रूल है वो बहुत अच्छा है, जो गॉड का रूल है वो बहुत अच्छा है। अपन लोगों ने उसको चेंज कर दिया है, अपन लोगों ने उसमें बहुत से चीज़ें ऐसी कर दी हैं जो जो भी गलत काम कर रहे हैं वो सब अपन कर रहे हैं, और जो नेचुरल रूल है वो बहुत साफ है, बहुत ही इक्वल और न्यूट्रलिटी का रूल है वो। क्या मतलब इतनी बातों का? इतनी बात का मतलब ये है, उसने कहा कि पेयरिंग नहीं होगी उन ऑर्बिटल में जो कि सेम सबशेल को बिलोंग करती हैं। तो अपन सेम सबशेल में, एस में तो एक ही ऑर्बिटल है, चलो अपन एग्जांपल लेके देखते हैं पी सबशेल की ना। हम अपन एग्जांपल डिपेक्ट करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन इन पी सबशेल, ठीक है, एक मिनट बेटा, अब अपन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल पी सबशेल। जैसे आपके पास अगर ये पी सबशेल है तो आप खुद देख रहे हैं कि पी सबशेल में, पी सबशेल कंटेन हाउ मेनी पी ऑर्बिटल्स? पी सबशेल कंटेन 3 पी ऑर्बिटल्स, है ना। और आपको ये बात पता होना चाहिए, ये ऑल द 3 पी ऑर्बिटल जो है क्या है? डीजेनरेट, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो, आई हैव गिवन टू यू बिफोर ऑल्सो कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होती हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दी ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, है ना। ये आप सबको अच्छी तरह ये बात पता है कि जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें हम? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो क्या मैंने बोला? फॉर एग्जांपल पी सबशेल कंटेन 3 पी ऑर्बिटल, यानी तीनों ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, कंटेन 3 पी ऑर्बिटल्स मीन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और इनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जैसे मान के चलिए अपन को पता है कि ये आपका पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ऐसा अभी बताऊंगी मैं। ऑर्बिटल को ऐसे स्क्वायर से भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पी सबशेल है पूरी, इसमें ये 3 पी ऑर्बिटल को अपन ने स्क्वायर से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपके पास ये, जैसे मान के चलिए ये 2px है, क्योंकि सेकंड शेल में आता है पी, फर्स्ट में तो होता नहीं है। ये मान के चलिए 2py है फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा भी दे सकते, कोई कहे ये 2pz बना दो, कुछ भी बना दो। तो एक 2px ऑर्बिटल है, ये 2py ऑर्बिटल है, ये 2pz है, और ये तीनों, ये कौन सी सबशेल है? पी सबशेल। मान के चलो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरना, मुझे एक पहला इलेक्ट्रॉन भरना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो मैं कहीं भी भर दूंगी, यहाँ भर दिया मैंने। अब मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना है, तो मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भरूंगी, समझे? दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसमें एक ऑलरेडी है उसमें नहीं भरूंगी, उसमें नहीं, मैं दूसरी जो खाली है उसमें भरूंगी। तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आया, जो ऑलरेडी भरे है वहां नहीं आएगा, जहाँ खाली है वहां आएगा। इसकी मैं बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सपोज आपके पास 3 बिस्किट्स हैं, यू हैव 3 बिस्किट्स, आपके पास छोटे 3 बच्चे बैठे हुए हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं वो। तो आप मुझे बताइए ईमानदारी से, अगर आपके पास 3 बिस्किट्स हैं तो आप यकीनन उन तीनों को एक एक करके दोगे ना? ऐसा तो करोगे नहीं आप कि एक बच्चे को आपने 2 दे दिए, दूसरे को आपने एक जो बच्चा है वो दे दिया, और तीसरा बच्चा आपको देखे जा रहा है। तो ये कभी भी आप नहीं करोगे, क्योंकि आप इतना न्यूट्रल रूल को जानते हो। और यही गॉड का नेचुरल रूल है जो गॉड फॉलो कर रहा है, कि अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक एक करके भरेंगे। अब आप देखिए जो डेफिनेशन उसको मैं यहाँ पर डिपेक्ट कर रही हूँ एग्जाम्पल में। नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल्स में, कौन सी ऑर्बिटल में? जो सेम सबशेल की होती है, यहाँ तक के अंटिल ऑल दी ऑर्बिटल्स, हर ऑर्बिटल जो उस सबशेल की है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाए। जब एक एक भर जाएगा फिर पेयरिंग होगी। अब इसमें जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो पी ऑर्बिटल को पेयरिंग कर देगा? बच्चा जरा सा कंफ्यूज हो जाएगा, कौन सा? फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर या फ्रॉम फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट्स पी ऑर्बिटल में। समझ आई? पी ऑर्बिटल में पेयरिंग कहां से स्टार्ट होगी? जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आके भरा जाएगा तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। करेक्ट? समझ आई बात मेरी? क्यों? क्योंकि फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो यकीनन यहाँ आएगा या इसी के पास आ जाएगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिर फिफ्थ आएगा, फिर सिक्स्थ आएगा। ऐसे ही
अगर डी है आपके पास, जैसे एग्जाम्पल और लेना आप, जैसे आपके पास ये डी ऑर्बिटल है ना, तो ये आपके पास डी है, ये आपके पास आप जानते हो ये डी सबशेल है। डी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं? 5। तो इसमें भी अगर इलेक्ट्रॉन भरना है, तुम्हें 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो आप ऐसे भरोगे, सारी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्यूपाई करोगे, हॉर्न्स रूल है, और फिर पेयरिंग कब शुरू होगी? 6th इलेक्ट्रॉन से। फ्रॉम 6th इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट। समझ आ गई? ऐसे ही एफ ऑर्बिटल में पेयरिंग कैसे होगी बताओ? कितने हैं? 7। एफ सबशेल कंटेन 7 ऑर्बिटल्स, एफ ऑर्बिटल्स, तो 7 भर के 8। तो फ्रॉम 8th इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट्स कहां पर? एफ में, और डी में 6 से, और पी में 4th से, और एस में 2nd इलेक्ट्रॉन। एस में एक अकेला भरा जाएगा पहले, फिर दूसरा आ जाएगा उसी के अंदर, बट एस के लिए फॉलो नहीं है, बिकॉज एस ओनली 1 ऑर्बिटल ना, तो वी कैन नॉट फॉलो इट इन एस। वी आर फॉलोइंग हॉर्न्स रूल ओनली फॉर द ऑर्बिटल which belong to the same subshell, and these orbitals are given the name degenerate orbitals. Is it clear to you? So this is Hund's rule, a very important rule. अब इसके अंदर एक क्वेश्चन अपन दे रहे हैं, जैसे आपने देखा था कि पॉली के अंदर मैंने कहा था कि व्हाई इज गिवन द नेम एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो वी नो द रीजन कि 2 इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल एक्सक्लूड कर दिया स्पिन क्वांटम नंबर को। प्रिंसिपल एजीम्यूथल और मैग्नेटिक सेम हो सकता है, बट ये वाला जो प्रिंसिपल आखिरी वाला है वो अलग होएगा। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि हॉर्न्स रूल को ऐसा क्यों कह रहा है, व्हाट इज गिवन द नेम हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो ये क्वेश्चन अपन डाल रहे हैं अभी यहाँ पर। अपन सब लोग साथ डालेंगे इस क्वेश्चन को। राइट टुगेदर द क्वेश्चन, why हॉर्न्स रूल, कुछ लोग इसको हंस पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको हॉर्न्स पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर है आप क्या पढ़ें। why हॉर्न्स रूल इज कॉल्ड rule of maximum multiplicity, rule of maximum multiplicity, rule of maximum multiplicity। ठीक है, मतलब खाली हॉर्न्स रूल कह रहे थे, ये क्या बात हुई कि नहीं, हॉर्न्स रूल भी कह रहा है और फिर कह रहा है उसको रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये क्यों कहा जा रहा है, तो ये अब आपको पता होना चाहिए। देखो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है? ये मल्टीप्लिसिटी होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये 1 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। तो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा हैं, क्योंकि पेयरिंग कर ही नहीं रहा। वो कह रहा है हर ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरो एक एक करके, फिर पेयरिंग करो। तो ये रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्यों है, तो अपन यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम, आंसर लिखेंगे अपन लोग सब साथ मिलके, मैक्सिमम multiplicity, maximum multiplicity means more number of unpaired electrons, है ना, more number of unpaired electrons. This is the meaning of maximum multiplicity, means more number of unpaired electrons, as in Hund's rule, as in Hund's principle, pairing cannot take place until, यहां तक के until all the orbitals, ये मतलब डेफिनेशन ही आती है इस वाले ऐसे क्वेश्चन में, until all the orbitals of a given subshell contain 1 electron। फिर से मैं बोल रही हूं, maximum multiplicity means more number of unpaired electrons, as in Hund's principle pairing cannot take place until all the orbitals of a given subshell contain 1 electron, hence maximum number of unpaired electron exist. So this is the reason it is given by the name rule of maximum multiplicity, because you should know the meaning that maximum multiplicity mean more number of unpaired electrons। तो इस तरह से आज अपन अपनी क्लास को खत्म करेंगे।
बट अपन एक दफ़ा रिवाइज करेंगे 1 मिनट के अंदर क्या क्या हमने आज कवर करा। हमने जैसे कहते हैं ना कि गोल्ड और डायमंड के टॉपिक्स कवर किए हैं आज की क्लास में। यहाँ से हमने शुरू करा था, जहाँ से करा है वहाँ से इंपॉर्टेंट है। n+l रूल कहता है जितना n+l का सम कम है उतना ही ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। अगर n+l सेम आ रहा है तो n को देखो, n जिसका कम है उसकी एनर्जी कम है। और बम प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन को जब भरोगे ऑर्बिटल में तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाओगे। पॉली कहता है कि 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं लेकिन s नहीं हो सकता। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो लेकिन अपोजिट स्पिन से भरना पड़ेंगे। हॉन्ट्स कह रहा है कि रूल ऑफ न्यूट्रलिटी कहा जाता है कि एक सबशेल जिसके अंदर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो एक एक करके पहले भरोगे फिर पेयरिंग करोगे। इस तरह से हमारा आज का लेसन खत्म हुआ है। मैं आपका मान के चल रही हूँ कि ये पक्का इनमें से क्वेश्चंस आएंगे और आप खाली क्वेश्चंस के लिए यकीनन नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो नॉलेज के लिए, तो आपको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा मिलेगी इस सबसे। सो दिस इज फ्रॉम DSC टीम, Dr. Amina, HOD Chemistry. I hope that you enjoyed the session complete. So you have to share your knowledge and like the video. So bye bye. All the best to all the dear children which are listening to me. Bye bye. Take care. Stay healthy.